गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अवधारणा या कंसेप्ट है वह आपका प्री हड़प्पन साइट्स, मेच्योर हड़प्पन साइट्स और लेटर हड़प्पन साइट्स को लेकर है। जहाँ तक प्री हड़प्पा का तात्पर्य है, इससे पहले हम लोग यह जान लें कि मेच्योर हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। मुख्यतः जब हड़प्पा सभ्यता ऐतिहासिक परिदृश्य पर, ऐतिहासिक पटल पे आता है तो वह पूरी तरह से अपने विकसित स्वरूप में, अपने मेच्योर पीरियड में, अपनी संपूर्ण विशेषताओं के साथ, विथ ऑल इट्स फीचर्स, ऑल इट्स सिंड्रोम्स, तो जो इसके जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं एक साथ, सभी के साथ हड़प्पा सभ्यता एक बड़े फिल्मी मंच की तरह अवतरित होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसीलिए यह इतिहासकारों में और विद्वानों में एक विवाद का विषय रहा कि हड़प्पा सभ्यता का रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है। यह जो विकसित स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का दिखाई देता है, जिसे हम नगरीय सभ्यता के रूप में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता 20वीं शताब्दी में उद्घाटित होता है। यह विश्व की प्राचीनतम 4 सभ्यताओं में से एक है। यह दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सभ्यता है। साथ ही साथ यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। यह भारत की प्रथम नगरीय क्रांति भी है। तो इसे नगरीय क्रांति, जो भारत का प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है, वह कहा है आपका गार्डन चाइल्ड महोदय ने। गार्डन चाइल्ड महोदय ने मुख्यतः भारत में सर्वप्रथम नगरीकरण का सिद्धांत दिया, थियरी ऑफ अर्बनाइजेशन। उनकी जो महत्वपूर्ण टेक्सेस हैं या बुक्स हैं वे हैं द अर्बन रिवोल्यूशन। दूसरी महत्वपूर्ण कृति है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तीसरी महत्वपूर्ण इनकी कृति है द स्टोरी ऑफ द टूल्स। गार्डन चाइल्ड महोदय ने द्वितीय नगरीकरण का सिद्धांत तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति माना है। जबकि उन्होंने नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक एज मीन्स नवपाषाण काल को सांस्कृतिक क्रांति का काल माना है, कल्चरल रिवोल्यूशन का काल माना है। तो नगरीकरण का मूल तात्पर्य होता है बाजारीकरण की प्रक्रिया जहाँ पे हो, जहाँ पे शिल्प वर्ग की उपस्थिति हो, जहाँ पे व्यवसाय और व्यापार, उद्योग धंधे आदि की प्रधानता हो। वह संस्कृति मुख्यतः बड़े बड़े नगरों में निवास करती हो, जहाँ पे शासक वर्ग हो, एक अनुत्पादक वर्ग निवास करता हो, अनप्रोडक्टिव क्लास हो, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन हो। और अधिशेष उत्पादन जहाँ रहेगा वहाँ बाजारीकरण की प्रक्रिया और व्यापार वाणिज्य निश्चित तौर से ही रहेगा। तो कुल मिला के जो नगरों की विशेषता उन्होंने बताई, वह नगरीकरण की जो विशेषताएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो विकसित हड़प्पा है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें या जब हम सैंधव सभ्यता की बात करें, तो इसका जो मूल तात्पर्य होता है, उसका मूल तात्पर्य होता है हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता का तात्पर्य है विकसित हड़प्पा का मतलब ही होता है सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जिस मैच्योर पीरियड में आती है, पूरे नगरीय परिवेश के साथ, नगरीय रहन सहन की पद्धति के साथ, नगरीय सेटलमेंट के साथ, वेल मेंटेन्ड एक अर्बन सोसाइटी के रूप में जो दिखाई देता है, जहां हम ऑक्सफोर्ड सर्कल, जहां पे हम चेस बोर्ड सिस्टम, जहां पे हम इसे हम मुख्यतः ग्रिड पैटर्न आदि के नामों से जानते हैं। इसके नगर नियोजन की प्रक्रिया आज देख रहे हैं, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था। तो जो उसके समन्वित नगरीय स्वरूप में प्राप्त होता है, वही जो समन्वित या संपूर्ण या पूर्ण नगरीय स्वरूप की उपस्थिति है, वही आपका विकसित हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा कहलाता है। अब प्रश्न यहाँ पे होता है कि हड़प्पा सभ्यता अगर विकसित हड़प्पा सभ्यता है, जो मुख्यतः विकसित हड़प्पा सभ्यता वह है जिसका मुख्यतः विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलता है, जो मुख्यतः आपका जम्मू कश्मीर के मांडा जो चेनाब नदी पे है, सबसे उत्तरी स्थल हड़प्पा सभ्यता का है, वहाँ से चल के
1400 किलोमीटर तक, लगभग दाइमाबाद तक। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी पर स्थित है। और पूर्वी में आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो मुख्यतः मेरठ में पड़ता है, यहाँ पे हिंडन नदी के तट पे जो आलमगीरपुर का क्षेत्र है, वही आपका इसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी केंद्र है। और जबकि पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो प्रमुख पश्चिमी केंद्र है, सबसे अंतिम बिंदु पर, वह आपका है बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर, जो दास्त नदी पे है। तो यही जो एरिया है आपका आलमगीरपुर से लेकर दास्त नदी तक, बलूचिस्तान तक, यह लगभग 1600 किलोमीटर है, यह लगभग 1400 किलोमीटर है। और दोनों सभी को मिलाकर जो उसका अगर ओवरऑल एक्सपेंशन देखा जाए तो यह लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर तक, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक आता है। तो पूरा इसका एक्सपेंशन कितना हुआ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक। तो हड़प्पा सभ्यता वस्तुतः मूल रूप से इन्हीं क्षेत्रों में आपका विस्तारित है। यहाँ पे अफगानिस्तान तक का बॉर्डर जाता है। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के पास भारत को बाखन पट्टी पे टच करता है। ये आपका ईरान का क्षेत्र है। तो ईरानी बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, तो ईरानी बलूची संस्कृति यहाँ पे है। ठीक है, तो कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से इन्हीं केंद्रों पर स्थित है। कुछ लोग तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार दाइमाबाद तक नहीं बल्कि गुजरात में स्थित भगवतराव तक ही मानते हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हो चुके हैं दाइमाबाद से, जिससे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी विस्तार वास्तव में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक माना जाना चाहिए। तो यह इसका विस्तारित स्वरूप हो गया। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता मैंने कहा प्रथम नगरीय संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम कांस्यकालीन संस्कृति है, प्रथम ब्रॉन्ज एज कल्चर है। ब्रॉन्ज जो कांसा है, कांसा मुख्यतः दो धातुओं से मिलने से बनता है। एक होता है तांबा, दूसरा टीन होता है। इसमें तांबा की जो मात्रा होती है वह और टीन की मात्रा में लगभग 4 संबंधी 1 का अनुपात होता है। अगर एग्जैक्ट परसेंटेज पे जाएं तो यह होता है 78% और 22%। तो कांसा में 78% तांबा और 22% टीन मिला के बनाया जाता है, जिसे कहते हैं ब्रॉन्ज या कांसा। अब आते हैं जो हड़प्पा सभ्यता, तो मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता को जो नगरी स्वरूप है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगरी स्वरूप है या जो नगरी विस्तार है, ठीक है, यह हमें विकसित हड़प्पा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं और समझिएगा, अब ये प्रश्न यह होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकसित स्वरूप है, ठीक है, इस स्वरूप का प्रारंभिक चरण कहाँ है? तो हड़प्पा सभ्यता से पहले जिन संस्कृतियों में, जिन स्थलों से हमें हड़प्पा संस्कृति के विकसित स्वरूप के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, उसके आरंभिक स्वरूप प्राप्त होते हैं, उसके नगरी लक्षणों के आरंभिक लक्षण, आरंभिक इनिशियल स्टेज, इनिशियल पीरियड के साक्ष्य मिलते हैं, वे कहलाते हैं प्राक हड़प्पाई स्थल। और इस संस्कृति को कहते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति, या इसे कहते हैं प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। और जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति है, मुख्यतः इस पर सबसे बड़ा जो शोध कार्य रहा है वह किसका रहा है? रफीक मुगल जी का। तो रफीक मुगल जी ने प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा की बात किया है, और उन्होंने कहा कि इसे प्राक मतलब पूर्व हड़प्पा न कह के, बल्कि इसे ज़्यादातर हमें अप्रोप्रिएट रूप से इसे प्रारंभिक हड़प्पा मानना चाहिए। प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियाँ मतलब कि ऐसे स्थल जिन स्थलों से हमें प्रारंभिक नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक ग्राम्य संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, और यह ग्राम्य संस्कृति धीरे धीरे क्रमिक विकास करके एक समन्वित नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हड़प्पा संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इसका सिद्धांत दिया है रफीक मुगल जी ने। ठीक है, रफीक मुगल से मैं एक और क्वेश्चन बताया था कि रफीक मुगल ने ही हड़प्पा सभ्यता के लिए बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता या बृहत्तर सैंधव सभ्यता शब्द का भी प्रयोग किया है। तो ग्रेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन या ग्रेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात ही उन्होंने ही किया है। अब समझिएगा, मतलब प्रारंभिक हड़प्पा से पूर्व के चरण हैं, और जबकि उत्तर हड़प्पा का मतलब होता है उत्तर हड़प्पा, या इसे कहते हैं उप सिंधु संस्कृति, इसे कहते हैं उप सिंधु संस्कृति। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्वरूप, जो विकसित नगरी स्वरूप है, इस नगरी स्वरूप का जब पतन हो जाए, जब नष्ट होने लगे या नष्ट हो जाए, तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के पतन का यहाँ मूल तात्पर्य यह नहीं होता है कि हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई या उसके लोग खत्म हो गए या मर गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि हड़प्पा संस्कृति जिन विशेषताओं के कारण अपनी अलग पहचान स्थापित की है, जिन विशेषताओं के कारण उसकी
अलग महत्ता है, जिन विशेषताओं के कारण वह जानी जाती है, तो विशेषता क्या है? नगरीय स्वरूप। अगर वही नगरीय स्वरूप और नगरीय लक्षण नष्ट हो जाएं, पतनशील हो जाएं, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति समाप्त हो गई। और इसका मतलब है कि उत्तर हड़प्पा तक आते आते क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट नगरीय तत्व जो थे वे कमजोर होने लगे, उनमें पतन के लक्षण दिखाई देने लगे, वो डिकाय होने लगे, उनमें वे धीरे धीरे वायनिश होने लगे, उनमें धीरे धीरे आपका एक वो पेरिस होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने पतनशील अवस्था में और उसके बाद भी जो नगर या जो स्थल अपने नगरीय स्वरूप को बचाए रख लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखे, ऐसे ही केंद्र कहलाते हैं उत्तर हड़प्पाई केंद्र, या कहलाते हैं आपके उप सिंधु संस्कृति के केंद्र। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात ऐसे स्थल जो अपने नगरीय परिवेश को बनाए रखे, अपने अस्तित्व को बनाए रख गए, ऐसे कहलाते हैं आपके उत्तर हड़प्पाई स्थल। और जो हड़प्पा संस्कृति से पहले आए वो प्राक हड़प्पाई स्थल। ठीक है, अभी हम इस पे आगे चलेंगे डिटेल में, तो आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो उत्तर हड़प्पाई स्थल हैं, और कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा तीनों में समाहित होते हैं। तो कंपटीशन में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता कि अगर वर्तमान दृष्टिकोण को देखा जाए और वर्तमान जो इसकी प्राचीनता है, तो चूंकि हम इसकी हड़प्पा संस्कृति के जो प्राक हड़प्पन साइट्स है इसकी चर्चा करने से पहले हम इस पे जो लेटेस्ट नया शोध आया है वो उसकी चर्चा करते हैं। अभी राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, जिसकी खुदाई चल रही है, वहाँ की खुदाइयों से हमें मुख्यतः जो कार्य बसंत सिंधे जी कर रहे हैं और नीरज राज जी कर रहे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट का नाम है एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेपी पास्टोरलिस्ट्स और ईरानियन फार्मर्स। इसमें उन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति के जो जीनोम प्राप्त हुए हैं वे कहीं से भी यह सिद्ध नहीं करते कि हड़प्पा संस्कृति के लोग बाहर से आए हैं या ईरानी क्षेत्रों से आए हैं। तो बाहरी सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने यहाँ से नकार दिया है। यह रिपोर्ट मुख्यतः बसंत सिंधे जी और नीरज राज जी का है, जो राखी गढ़ी की खुदाई से संबंधित है। राखी गढ़ी की खुदाई से ही हरियाणा में अभी एक स्थल है मुगवाली। मुगवाली से आपको सरस्वती नदी का साक्ष्य मिला है, और जो सरस्वती नदी है इस पे पहली बार अपना विचार व्यक्त किया है ओल्डहैम ने। ओल्डहैम ने सरस्वती नदी पे पहली बार अपना विचार व्यक्त किया है। और दूसरी बात, राखी गढ़ी से अभी लेटेस्ट में जो साक्ष्य मिला है, उन साक्ष्यों के आधार पे जो सांस्कृतिक का क्रम मिला है, ठीक है, जो कल्चरल सीक्वेंस मिला है, उसके आधार पे हमें पता चलता है कि बसंत सिंधे जी कहते हैं कि यहाँ पर हंटर गैदरिंग पीरियड से लेकर, मतलब आखेट प्रधान अर्थव्यवस्था थी, आखेट प्रधान समाज था, तो हंटर गैदरिंग टाइम से लेकर मतलब हो गया आपका प्रारंभिक इतिहास, या कह सकते हैं प्री हिस्ट्री टाइम से लेकर, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आधुनिक काल तक के ऐतिहासिक क्रम और सांस्कृतिक या संस्कृतियों का एक अविच्छिन्न क्रम प्राप्त होता है। इसके आधार पर कहते हैं यहाँ से कहीं से नहीं पता चलता है कि यहाँ के लोग कहीं बाहर से आए होंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा वाले हैं यह मूल रूप से भारत के ही हैं, और इससे यह भी पता चलता है जो आर्य संस्कृति के लोग हैं यह लोग भी यहीं के मूल निवासी हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं। तो एक प्रकार से इन्होंने इसके माध्यम से हड़प्पा संस्कृति के विदेशी ओरिजिन का प्रतिकार किया है, और साथ ही साथ इन्होंने जो आर्य संस्कृति के संदर्भ में जो आउट ऑफ इंडिया थियोरी, आर्यन माइग्रेशन थियोरी आदि की बात होती है, उस थियोरी को भी उन्होंने नकार दिया है। आगे आते हैं। अगर हम प्राक इतिहास की बात करें तो ऐसे स्थल जिन स्थलों में हमें विकसित हड़प्पा के प्रारंभिक चरण प्राप्त होते हैं, इसका मतलब विकसित हड़प्पा की जो मूल विशेषताएं होंगी वे विशेषताएं अगर कमोबेश रूप से इन स्थलों में प्राप्त हो जाएं और इन्हीं का कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में आगे चल के विकसित हड़प्पा में परिवर्तित हो जाएं, तो यही स्थल कहलाते हैं प्राक हड़प्पाई स्थल या प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल। प्राक हड़प्पाई स्थल या प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल। अब जो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, ये इन स्थलों का, जैसे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है मुख्यतः वह भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राक हड़प्पाई स्थलों में देखें
तो जो प्राक हड़प्पाई स्थल हैं यह मुख्यतः आपके ईरानी बलूचिस्तान के क्षेत्रों में और कुछ भारतीय क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो जो ईरानी बलूची भारतीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः हमें कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं? इनमें से आपका बलूचिस्तान में, उत्तरी बलूचिस्तान में जगह है झूकर और झाकर संस्कृति, झूकर और झाकर केंद्र है। जबकि दक्षिणी बलूचिस्तान में आपका मुख्य केंद्र है कुल्ली, नाल और झाप। कुल्ली, नाल और झाप महत्वपूर्ण केंद्र है। नाल से, जो दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है, नाल से हमको एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे सेलखड़ी की बनी हुई एक गरुड़ की मूर्ति मिलती है, आकृति मिलती है, जो अपने पंजे में सांप को दबाए हुआ है। तो आपसे पूछेगा यह आकृति कहाँ से मिलती है? तो अपने पंजे में सांप को दबाए हुए गरुड़ की आकृति जो है यह कहाँ से मिलती है? नाल से मिलती है। अच्छा, इसी तरह दूसरा स्थल महत्वपूर्ण है झाप। झाप संस्कृति के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वे आपके हैं राना घुंडई, पेरियानो घुंडई, मुगल घुंडई और डाबरकोट। ठीक है, ये जो स्थल हैं यहाँ से भी हमारे पास अनेक ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो साक्ष्य हम बाद में विकसित हड़प्पा के रूप में देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए देखिए, राना घुंडई जो है, राना घुंडई से हमें एक तो लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। राना घुंडई से हमको लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। पेरियानो घुंडई से हमें यौन पूजा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये दोनों साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे आते हैं, राना घुंडई से जो हमें लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है, अगर हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से लिंग पूजा का जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं लिंग पूजा का जो साहित्यिक स्रोत है वो हमें मत्स्य पुराण में दिखाई देता है। जबकि लिंग पूजा का जो प्राचीनतम अन्य साक्ष्य मिलता है, ठीक है, वह हमें मिलता है जो इससे भी प्राचीन है, वह है गुडी मल्लम। गुडी मल्लम से लिंग पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लेकिन प्राक हड़प्पाई स्थलों में यह साक्ष्य कहाँ से मिला है? राना घुंडई से, क्योंकि गुडी मल्लम प्राक हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो गुडी मल्लम से प्राचीनतम लिंग पूजा का साक्ष्य और राना घुंडई से लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। पेरियानो घुंडई से यौन पूजा का साक्ष्य मिला है और राना घुंडई और पेरियानो घुंडई से घोड़े का भी साक्ष्य मिला है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। जबकि सुरकोतडा से मिट्टी की आकृति, मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग मिलता है। सुरकोतडा से हमको मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग भी प्राप्त होता है सुरकोतडा से। तो अब आगे समझिएगा। अब इसका मतलब ये महत्वपूर्ण साक्ष्य जो हैं हमको इन केंद्रों से प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम प्राक हड़प्पाई स्थलों को देखें तो इनमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें आपका आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, बहावलपुर जो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, बहावलपुर, कालीबंगा, दैमाबाद आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनमें आमरी से हमें प्रारंभिक नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक नगरीकरण, जबकि ग्राम्य संस्कृति से नगरीकरण की संस्कृति की ओर मानव जीवन निवास चल रहा है। इसी तरह कोटदीजी साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ से हमको प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और मेहरगढ़ से ही हमें अभी तक ये माना जाता था कि भारत में मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिल रहा था, जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। लेकिन वर्तमान में जो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य है, अब मेहरगढ़ से भी प्राचीन मिल गया। कहाँ से मिला है? अब हमको प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य मिला है यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव, जिसका एक नाम और है जगदीशपुर। तो हमको लहुरा देव या जगदीशपुर से हमको कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जो चावल का साक्ष्य है। और यह जो साक्ष्य है यह लगभग 8000 ईसा पूर्व का है। तो भारत का यह प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य है। जबकि विश्व में प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य मिला है वह मुख्यतः मिस्र में नील नदी घाटी की वेदिका में स्थित वाडी कुबानिया से मिलता है। वाडी कुबानिया जिसका समय 9000 ईसा पूर्व है। जबकि भारत में जंगली चावल का जो साक्ष्य मिला है वह मिलता है आपका चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो जो यमुना नदी के पास इलाहाबाद में पड़ता है, चौपानी मांडो से मिलता है। अगला देखिए, इसी तरह जो इलाहाबाद में कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है, यह साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व का है। इसी तरह हमें देखते हैं हम जेरिको जेरिमो है, फिलिस्तीन में आपका नतूफियन संस्कृति वाले हैं, वहाँ भी कृषि का हमें अलग अलग समय पे साक्ष्य मिला है। तो कुल मिला के जो कृषि का विकास हुआ है वह वास्तव में पूरे विश्व में एक साथ नहीं हुआ है, बल्कि
अपने स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय परिवेश के अनुरूप समय समय पर समय के बदलाव के साथ साथ कृषि का विकास भी हर संस्कृतियों में अलग अलग समय पर हुआ है। ठीक है, तो कृषि का विकास हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जिसका समय लगभग 6-7 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास आ रहा है। ठीक, तो यह आपका प्राक हड़प्पा स्थल है। जबकि अगर हम दाइमाबाद में जाएं तो दाइमाबाद आपका मुख्यतः किसका केंद्र है? दाइमाबाद आपका मुख्यतः प्राक हड़प्पाई और साथ ही साथ समझिएगा, दाइमाबाद मुख्य रूप से प्राक हड़प्पाई केंद्र के साथ साथ मुख्यतः जो यह स्थल है आपका कैलकोलिथिक एज का। इसका मतलब है ताम पाषाण काल का। ताम पाषाण काल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि ताम पाषाण काल के संदर्भ में जो कैलकोलिथिक एज है, इसका मतलब होता है जब मानव सभ्यता ने तांबे के साथ साथ पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण दोनों का प्रयोग एक साथ करना शुरू किया या दोनों का प्रयोग एक साथ करते रहे। वे लोग पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते रहे, साथ ही साथ तांबे का भी प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ऐसे काल को कहते हैं ताम्र पाषाण। तांबा और पाषाण दोनों का प्रयोग करने वाली संस्कृति, इसको कहा गया ताम पाषाण काल। ताम पाषाण काल के संदर्भ में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो ताम पाषाण काल के मुख्यतः साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ये साक्ष्य जो इनका डेटिंग सिस्टम है, जिनकी क्रोनोलॉजी है, यह अनेक स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति के बाद मिलती है। लगभग 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व में मिलती है। ठीक है, कहीं कहीं पहले भी मिलती है। जबकि इनका जो तकनीकी पक्ष है, जो इनके जीवन शैली है, जो इनका ड्वेलिंग सिस्टम है, ड्वेलिंग पैटर्न है, जो इनका सेटलमेंट प्लान है, ठीक है, जो इनकी लाइफ स्टाइल है, वह मुख्यतः ग्राम्य संस्कृति की ओर इंगित करता है। तो यह ग्राम्य संस्कृति में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता है। अब इनके जो जीवन शैली है वो हड़प्पा संस्कृति से पहले की लग रही है, प्राक हड़प्पा के बराबर, लेकिन डेट जो है वो हड़प्पा संस्कृति कहीं कहीं बाद में लग रही है ज़्यादातर। तो ऐसे कंडीशन में यही बड़ा विडंबना है कि जबकि इनके जीवन शैली के अगर इनके तकनीकी पक्ष को देखें तो यह हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति लगती है, जबकि डेटिंग सिस्टम को अगर ध्यान में देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग बाद की लगती है या कहीं कहीं हड़प्पा संस्कृति के साथ भी लगती है। तो कुल मिला के यही ताम पाषाण काल के संदर्भ में जो एक मूट पॉइंटेड है, एक विवाद का विषय है। लेकिन अगर हमें वास्तव में मानव संस्कृतियों का कालक्रम निर्धारित करना हो तो हमें डेटिंग सिस्टम के स्थान पे बल्कि मानव के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं, मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, टूल्स, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवनचर्या और उनके द्वारा प्रयोग किए गए, अनुप्रयोग किए गए वस्तुओं, उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, उपयोग की गई वस्तुओं को आधार बना के अगर हम उस मानवीय संरचना को क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, मानवीय इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे, तो वही अप्रोप्रिएट होगा, वही उचित होगा। ठीक है, तो हम तकनीकी पक्ष को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस आधार पे ही हम ताम पाषाणकालीन संस्कृतियों को मुख्यतः हड़प्पा संस्कृतियों से पूर्व ही रखते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से जो हम मानव सभ्यता के विकास का खाका खींचते हैं और मुख्यतः खासकर जो प्री हिस्टोरिक टाइम से हम मानव के विकास, जावा मानव, ऑस्ट्रोपिथेकस मानव, निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस मानव, इर्गेस्टर मानव, ठीक है, ग्रिमाल्डी चांसलेट और क्रोमैग्डन मानव की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए उपकरणों और पत्थर के औजारों के प्रयोग और अनुप्रयोग और बनावट विधि के आधार पर हम जो मानवीय इतिहास की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, मानव के विकास को जो हम उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पे, जिसे कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, तो वह भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें तकनीकी पक्ष को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। इस आधार पर ताम पाषाणकालीन संस्कृतियाँ वस्तुतः अपने तकनीकी दृष्टि से यह प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के समतुल्य ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर समझेगा कि मेहरगढ़ में प्राचीनतम बस्ती का जो साक्ष्य मिला है वह आपका प्राक हड़प्पाई कालीन है। ठीक है, जबकि जो दाइमाबाद से हमें बस्ती का साक्ष्य मिला है तो यह बस्ती का है, तो यह जो बस्ती का साक्ष्य मिला है यह दाइमाबाद से सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिला है, लेकिन ताम पाषाण काल का। तो ताम पाषाण काल में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिला है दाइमाबाद से। उसके बाद प्रारंभिक काल में आपके हमें मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिलता है। प्रारंभिक काल में
मेहरगढ़ से, अगर मेहरगढ़ 6-7 हज़ार ईसा पूर्व है तो वस्तुतः इसका समय क्या हो जाएगा, यह मुख्यतः आप कह सकते हैं इसका समय जो होगा यह मतलब प्रागैतिहासिक कालीन समय ही इसका रहा होगा। और यह चूँकि प्राक हड़प्पाई संस्कृति भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नई रिपोर्ट है राखीगढ़ी की, उस रिपोर्ट के आधार पर माना गया है कि हड़प्पा संस्कृति का जो कालक्रम है, इसकी जो इसकी एंटिक्विटी है वह मुख्यतः लगभग 7 से 8 हज़ार ईसा पूर्व तक जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो मूल रूप से उसकी क्रोनोलॉजी हम 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व और मार्टिन विलियर के अनुसार 2500 से 1500 जो निर्धारित करते हैं, अब उसका जो रूट है, जड़ है, वह वस्तुतः राखीगढ़ी की रिपोर्ट के आधार पे 7 से 8 हज़ार ईसा पूर्व तक जाती है। तो अगर 7-8 हज़ार ईसा पूर्व तक गई तो मतलब समझिए कि मेहरगढ़, चाहे आप मेहरगढ़ का चाहे इतिहास हो आपका, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखें या प्राक इतिहास काल का यह इतिहास देखें या आप मुख्यतः ताम्रपाषाण कालीन इतिहास देखें, तो सभी कुछ इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, सभी कुछ समाहित हो जाएगा। तो अभी समय के साथ भविष्य की खुदाइयों में बहुत सारे नए सिद्धांत आएंगे, नए बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारा इतिहास मॉडिफाइड होगा। तो अभी बहुत कुछ इसके इंटरप्रिटेशन पे निर्धारित होगा जो भविष्य की खुदाइयों में भी और भविष्य के गर्भ में निहित है। तो वहाँ पे हमें बस्ती का साक्ष्य मिला है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बस्ती का साक्ष्य मिला है कुंतासी से। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बस्ती कहाँ से मिलेगी? कुंतासी से, गुजरात में स्थित है कुंतासी। तो कुंतासी जो बस्ती है वो हड़प्पा सभ्यता की है। दैमाबाद जो बस्ती है यह ताम्रपाषाण काल की है, ताम्रपाषाण काल की है। और यह जो है आपका प्राक हड़प्पा काल की है। ठीक, प्राक हड़प्पा काल की है। अब आते हैं हम, तो 3 महत्वपूर्ण आपके हो गए जानकारी। अब आते हैं इसी तरह अगर दैमाबाद से और साक्ष्य देखें, दैमाबाद से हमको जो अन्य मुख्य साक्ष्य मिला है वह मिला है दैमाबाद से, एक तो हमें बस्ती का साक्ष्य मिला है, दूसरी बात दैमाबाद से हमको गणेश पूजा का साक्ष्य मिला है, दैमाबाद से हमको गणेश पूजा का भी साक्ष्य मिला है, गणेश पूजा का दैमाबाद से हमको साक्ष्य मिला है। और दैमाबाद से ही हमको मातृदेवी के भी साक्ष्य मिले हैं, मातृदेवी का भी मूर्ति प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब है, अच्छा, तो दैमाबाद से अब जैसे मातृदेवी का लीजिए, मातृदेवी की जो प्राचीनतम मूर्ति मिली है विश्व में, या मातृदेवी की अवधारणा है वो हमें कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मातृदेवी की प्राचीनतम अवधारणा स्थापित हुई, मातृदेवी पूजा की। जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी मतलब अपर पैलियोलिथिक एज, बेलन घाटी का मतलब क्या है? अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पूर्व पाषाण काल का है, जहाँ की बेलन घाटी के लोहंदा नाले से, बेलन घाटी के लोहंदा नाले से एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है जो हड्डी की है। ये पूछता है किस धातु की है? यह हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। तो यह किस काल का है? मातृदेवी की पूजा का साक्ष्य भारत में वह मिलता है पहली बार आपका लोहंदा नाले बेलन घाटी से मिला है, जो कि अपर पैलियोलिथिक एज का है। अगर हम और आए, जो इनाम गांव है, इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नौदा टोली कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन तीनों स्थलों से, जो तीनों स्थल ये ताम्रपाषाण काल के हैं, कैलकुलेथिक एरा के हैं, और यहाँ तीनों से हमको मातृदेवी के साक्ष्य मिलते हैं। तो मातृदेवी के तीनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमको? तीनों के हमके साक्ष्य मिले हैं आपके मातृदेवी के इनाम गांव, नौदा टोली और दैमाबाद से। तो ये तीनों स्थल कहाँ के हैं? यह आपके तीनों स्थल हैं ताम्रपाषाण काल के। अब आते हैं, जबकि बलूचिस्तान जो है जहाँ से मातृदेवी के साक्ष्य मिले हैं, यह कहाँ से, यहाँ कहाँ से है? यह हमको जो साक्ष्य मिला है यह मुख्यतः हड़प्पाई सभ्यता का केंद्र है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के काल में हमें कहाँ से मिला है? यह बलूचिस्तान से हमें मातृदेवी की आकृति मिल रही है। और यौन पूजा का साक्ष्य पेरियानो घुंडई से, लिंग पूजा का साक्ष्य राणा घुंडई से हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के, अच्छा, आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो यौन से पीपल वृक्ष या वृक्ष के निकलने का जो साक्ष्य मिलता है, यह भी मातृशक्ति और उसकी उर्वरता को व्यक्त करता है। तो हमें इसके भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं। आगे समझिएगा,
तो ये सब साक्ष्य हमको यहाँ पे मिले हैं। जो कालीबंगा है, यहाँ पे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण के लक्षण मिले हैं। कैसे? कालीबंगा से एक तो हमको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, एक खेत में 2 अनाज पैदा करने का साक्ष्य मिला है। जूते खेत का साक्ष्य, एक खेत में 2 अनाज पैदा करने का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ हमको यहाँ से कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, डेकोरेटेड ब्रिक्स, अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। कालीबंगा से हमको लकड़ी की नाली के भी साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब जो साक्ष्य हैं, ठीक है, ये सब साक्ष्य जो हैं हम बाद में विकसित हड़प्पा में भी देखते हैं। इनकी कंटिन्यूटी प्रोसेस के रूप में ये सब प्राप्त हो रहे हैं। कालीबंगा से हमको अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से हमको, ठीक है, युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से हमको युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। जैसे अगर युगल समाधान में जाएं, ठीक है, युगल समाधान में हम जाएं तो हम देखते हैं मुख्य साक्ष्य जैसे कैसे कहाँ मिले हैं, समझिएगा। युगल समाधान का जो साक्ष्य है इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। जैसे अगर नवपाषाण कालिक साक्ष्य पूछेगा युगल समाधान का, तो नवपाषाण काल में युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं बुर्जहोम और गुफकराल से। ये दोनों स्थल आपके मुख्यतः जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, लेकिन मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कब है? नियोलिथिक एज का है, नवपाषाण काल का साक्ष्य है। अब इसी में और आगे जबकि युगल समाधान का ही साक्ष्य हमको आगे चल के और भी जगह से मिला है। कहाँ से? एक तो मिला है मध्य पाषाण काल में, वो नवपाषाण काल था या मध्य पाषाण काल का है? मध्य का पाषाण कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल में 2 जगह से मिला है। एक मिला है महदहा से और दूसरा मिला है दमदमा से, ठीक है। महदहा से भी स्त्री पुरुष साथ दफनाए गए हैं, युगल समाधान है, स्त्री पुरुष साथ दफनाए गए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे स्त्री पुरुष साथ दफनाए गए हैं। यहाँ मालिक को कुत्ता बुर्जहोम में। दमदमा में क्या है कि एक कब्र में 3 लोग दफनाए गए हैं। दमदमा में ये दोनों स्थल प्रतापगढ़ के स्थल हैं, और भारत के मध्य पाषाणकालिक मेसोलिथिक एरा के, मेसोलिथिक एज के प्राचीनतम 3 स्थल जो हैं वे स्थल तीनों प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से हैं? सराय नहर, महदहा और दमदमा। महदहा प्रतापगढ़ में है, जबकि महगढ़ा आपका इलाहाबाद में स्थित है, महगढ़ा, और यह है महदहा। तो याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण आपके साक्ष्य हैं। तो यह आपका समझिएगा, यह मध्य पाषाण काल का साक्ष्य हो गया, और यह आपका हो गया नवपाषाण काल का साक्ष्य हो गया युगल समाधान का। अब हम आते हैं हड़प्पा काल में। हड़प्पा काल में युगल समाधान के साक्ष्य आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो मिला है आपका लोथल से। पूछेगा निम्नलिखित में किन किन स्थानों से मिलता है या कहाँ पे नहीं मिल रहा है? तो लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा रोपड़, और चौथा आपका मिला है अभी लेटेस्ट में, वो है राखीगढ़ी से। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो लोथल का साक्ष्य है वह एक व्यक्ति और बकरी को दफनाया गया है। लोथल से एक व्यक्ति और बकरी के दफनाने का हमें साक्ष्य मिला है। और जो रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ से भी हमें एक व्यक्ति मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य है। मालिक प्लस कुत्ता, याद रखिए, मालिक और कुत्ता दफनाने का साक्ष्य यहाँ भी मिला है, और मालिक और कुत्ता दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम भी मिला है। अंतर है, यह आपका है नवपाषाण कालिक साक्ष्य, नियोलिथिक एज का है, यह आपका हड़प्पा कालीन साक्ष्य है। रोपड़ भारतीय स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, रोपड़ भारतीय स्वतंत्रता के बाद खोजा गया या खुदाई किया गया प्रथम हड़प्पा काल का स्थल है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। राखीगढ़ी, जिसकी लेटेस्ट में भी खुदाई बसंत शिंदे जी कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमें अभी एक लेटेस्ट साक्ष्य मिला है युगल समाधान का, यह हड़प्पा सभ्यता में
प्रथम युगल समाधान माना जाता है। प्रथम युगल समाधान माना जाता है, जो कपल समाधान कहते हैं इसे, कपल। तो यह जो है यह कपल स्केलेटन है, ठीक है। तो यह जो कपल स्केलेटन है, ठीक है, तो इसमें पहला ऐसा साक्ष्य जिसमें एक कपल को दफनाया गया माना जाता है, यह एक जोड़े के रूप में माने जाते हैं, ये एक जस्ट लाइक द लवर्स के रूप में माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो स्केलेटन मिला है, यह दोनों लगभग एक दूसरे को देखते हुए हैं दफनाए गए, एक दूसरे को देखते हुए दफनाए गए हैं। इसीलिए माना जाता है कि यह जो साक्ष्य है, ठीक है, यह जो साक्ष्य है यह प्रथम कपल का साक्ष्य है, जो कहाँ से मिला है, राखीगढ़ी से प्राप्त होता है। और वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी राखीगढ़ी है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी राखीगढ़ी है। स्थलों का अगर क्रम देखा जाएगा तो पहले नंबर पर वर्तमान में राखीगढ़ी आता है, दूसरे पे आता है आपका मोहनजोदड़ो, तीसरे पे आपका आता है, तीसरे पे स्थल पे जो आपका आता है वो है आपका हड़प्पा, चौथे पे आता है गनेरीवाल। गनेरीवाल आपका यह पाकिस्तान में स्थित है, गनेरीवाल। और चौथा और पांचवें स्थल पे आता है धौलावीरा, जो भारत में स्थित है। तो ये 5 क्रम हैं, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल और धौलावीरा। इनमें अगर पूछेगा सबसे बड़ा भारतीय स्थल तो पहले नंबर पे राखीगढ़ी, दूसरे नंबर पे धौलावीरा। अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों का क्रम तो पहला राखीगढ़ी, फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाल और धौलावीरा। तो ठीक है, यह क्रम से आप देख सकते हैं वर्तमान में जो इनका है। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण आपके युगल समाधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसी तरह आइए, अभी उत्तर प्रदेश में एक जगह है सनौली, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 125 समाधान मिले हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसी तरह आगे देखते हैं। हमने कहा कि जो ईंटों का साक्ष्य है, ईंटों का साक्ष्य भी, क्योंकि आपको पता है विकसित हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया और इनके घर जो होते थे मुख्यतः पक्की ईंटों के ही बनाए गए हैं। सड़कें प्रायः कच्ची होती थी, लेकिन जो ईंट हैं, ईंट के प्रारंभिक साक्ष्य हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो ईंट मिला है उसका जो रेशियो है वह 1:2:4 है। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त किए गए हैं उनका रेशियो कितना है, 1:2:4, जबकि प्राक हड़प्पा काल में जो ईंटें मिले हैं उनका रेशियो है 1:2:3। ठीक है, ये हमको ईंटों के साथ, ईंटों का पहला जो पकी ईंटों का साक्ष्य मिलता है वह मिलता है, एक जगह है गिलुंद या गिलुंड। यह जो गिलुंद है यह राजस्थान में स्थित है, यह ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ से पकी ईंटों का पहली बार साक्ष्य मिलता है। पकी ईंटों का पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गिलुंद से मिलता है, जो ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। तो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्थल जो हैं, इन्हीं स्थलों से ऐसे हमें विशेषताएं मिलती हैं जो विकसित हड़प्पा में जाके बाद में अपनी परिपक्व अवस्था में अपने जेनेस पॉइंट पे पहुंचती हैं। इन्हीं में से एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य आप देख सकते हैं, वह साक्ष्य है आपका अग्निकुंड का साक्ष्य। जो अग्निकुंड का साक्ष्य है, यह अग्निकुंड का साक्ष्य भी मुख्यतः महत्वपूर्ण है। अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है, जो वृत्ताकार रूप में बनाया गया है। लोथल से हमको अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता में यही साक्ष्य हमको, अग्निकुंड का ही साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता में आगे संघोल से मिला है और बनावली से। तो कालीबंगा, लोथल, संघोल और बनावली, इन चारों से हमको हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा काल में, ठीक है, हमको हड़प्पा काल में चारों स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जबकि ताम्रपाषाण काल में अग्निकुंड के साक्ष्य हमको मिल रहे हैं इनाम गांव से और गिलुंद से। इनाम गांव और गिलुंद जो हैं यह ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं जहां पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन हड़प्पा काल में कालीबंगा, लोथल, संघोल और बनावली से हमको अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक और साक्ष्य महत्वपूर्ण देखते हैं जो काफ़ी पूछा जाता है, वह है आपका घोड़े के साक्ष्य।
अब घोड़े के साक्ष्य के बारे में पहले तो कहा जाता था हड़प्पा वाले घोड़े से परिचित ही नहीं है, बाद में बहुत जगह से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले। हड़प्पा काल में मुख्यतः जो घोड़े के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमको मिला है हड़प्पा काल में घोड़े के साक्ष्य। एक तो मिला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा हमको मिला है घोड़े के साक्ष्य आपका सुरकोतड़ा से, फिर आपको मिला है राणा घुंडई से, फिर आपको मिला है लोथल से, रंगपुर से, बहुत सारे स्थल हैं। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किन स्थानों से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो याद रखिएगा घोड़े के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है पूरे विश्व इतिहास में एशिया माइनर में स्थित जो एक जगह है अनातोलिया, एशिया माइनर तुर्की में स्थित है अनातोलिया, यहाँ पे घोड़े का प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य पूरे विश्व इतिहास मिला है अनातोलिया में। इसके बाद घोड़े का जो साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिला है। इसके बाद और देखिए घोड़े का साक्ष्य, इसके बाद हमें सुरकोतड़ा से, गुजरात में स्थित है, सुरकोतड़ा से हमें घोड़े के दांत घोड़े की हड्डी मिलती है। इसी तरह घोड़े की हड्डी हमको एक जगह और मिली है, वह जगह है कुंतासी, गुजरात में स्थित है। कुंतासी से भी हमको घोड़े की हड्डी मिली है, तो यहाँ से भी हड्डी मिली है, यहाँ से भी हड्डी मिली है घोड़े की, ठीक है। लोथल से हमको घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियाँ का तात्पर्य है ऐसी मूर्तियाँ जिनको बनाने के मिट्टी से बनाने के बाद उनको पका दिया गया हो आग में, उसको कहते हैं मृण मूर्तियाँ। तो लोथल से हमको मिट्टी की 3 मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, यहाँ से हमको प्राप्त हो रही हैं। घोड़े की मृण मूर्तियाँ ही हमको आगे और जगह मिलती है, वो मिलती है रंगपुर से, ठीक है, रंगपुर, रोजदी, ये सब कहाँ पे है, ये भी आपके गुजरात में स्थित है। इसी तहत एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है, वह है आपका पिराक, बलूचिस्तान में स्थित है पिराक। पिराक से हमको घुड़सवारों की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, घुड़सवारों की, ठीक है, घुड़सवारों की मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं, बलूचिस्तान के पिराक से। इसी तरह और जगह है, एक है पाकिस्तान में स्थित है चिलास, एक जगह है गैलीगय, गैलीगय भी पूछा गया यूजीसी क्वेश्चन है गैलीगय, तो गैलीगय से भी, ठीक है, चिलास और गैलीगय, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, गैलीगय और पिराक दोनों, ठीक है। तो गैलीगय से भी हमको मुख्यतः घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो आपको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी जो साक्ष्य हैं यह इस बात की ओर इंगित करते हैं, ये सभी साक्ष्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो विकसित हड़प्पा संस्कृति की मूल जो विशेषता है, यह विशेषता हमको प्राक हड़प्पाई स्थलों में भी प्राप्त होता है। हड़प्पा संस्कृति के जो विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे मातृ देवी की पूजा, वृक्ष पूजा, ठीक है, इसी तहत छिछले नादनुमा कटोरे, छिछले नादनुमा नाम कटोरे, ईंटों का प्रयोग, ठीक है, जल पूजा आदि। तो ये जो विशिष्ट साक्ष्य हैं, हमको ये सब साक्ष्य जो हैं प्राक हड़प्पाई स्थलों से भी प्राप्त होते हैं। इस आधार पे प्रायः अधिकांश इतिहासकार अब मानते हैं कि जो विकसित हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जड़ या रूट जो है उसका श्रेय प्राक हड़प्पाई स्थलों को ही दिया जाना चाहिए। स्वयं महत्वपूर्ण इतिहासकार ए.एल. बासम जी भी कहते हैं, ए.एल. बासम किताब का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया, इनकी महत्वपूर्ण बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, जिसे कहते हैं अद्भुत भारत। और जे हालवेल की किताब का नाम है द वंडर ऑफ इंडिया, द वंडर ऑफ इंडिया जे हालवेल की है, द वंडर दैट वाज इंडिया यह है ए.एल. बासम की। तो बासम भी मानते हैं कि हड़प्पाई संस्कृति का क्रमिक विकास वास्तव में इन्हीं स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा हुआ होगा और निश्चित तौर से यह प्राक हड़प्पाई वाले ही रहे होंगे। तो कुल मिलाकर प्राक हड़प्पाई स्थल जो हैं वास्तव में इन्हीं प्राक हड़प्पाई स्थलों का क्रमिक विकास जो है धीरे धीरे
ठीक है, विकसित हड़प्पा के रूप में हुआ होगा। इसलिए हड़प्पा संस्कृति जो है वह विदेशी संस्कृति नहीं है, न तो विदेश के लोग न बाहर के लोग आए, न तो इसे उपनिवेश के रूप में देखा जा सकता है। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास का श्रेय इन्हीं प्राक हड़प्पाई स्थलों को दिया जाना चाहिए। इन्हीं प्राक हड़प्पाई स्थलों के क्रमिक विकास का जेनेथ पॉइंट, उसका अपेक्स पॉइंट, उसका क्लाइमेक्स की जो अवस्था है, उसके विकास की जो चरम अवस्था है, वही आपका प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों का विकसित और परिवर्तित स्वरूप है, जो हड़प्पा संस्कृति के रूप से जाना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः इन्हीं प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के चरमोत्कर्ष की अवस्था है, इन्हीं का एक जेनेथ पॉइंट है, इन्हीं संस्कृतियों का, ठीक है, मॉडिफाइड और प्रत्यावर्तित स्वरूप है, इन्हीं का वह प्रतिफल है। तो यह आपका है प्राक हड़प्पाई संस्कृतियाँ। अब आते हैं मैच्योर हड़प्पा या विकसित हड़प्पा। जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि मैच्योर हड़प्पा या विकसित हड़प्पा का मूल तात्पर्य यह होता है कि जो प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं, जब वो अपने विकसित स्वरूप में आती हैं, जो अपने जेनेथ पॉइंट पे आती हैं, वही संस्कृतियां कहलाती हैं विकसित हड़प्पा, जिसे हम मुख्यतः सैंधो सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। यह संस्कृति वह है जो अपने संपूर्ण नगरीय परिवेश में है, जो पूरी नगरीय विशेषताओं के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है, जो व्यापार वाणिज्य प्रधान संस्कृति है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो मुख्यतः शिल्प और व्यवसाय की प्रधानता से संयुक्त है, जिसमें एक शासक वर्ग है, एक शिल्पी वर्ग निवास करता है, जिसमें बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जैसे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल और नगरों का इस काल में विकास होता है। यह काल पूरी तरह से अपने नगरीय चरमोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं। इसमें पूरा नगरी जो अर्बन सिंड्रोम्स मिलते हैं, लक्षण पूरा दिखाई देता है। इनमें भारत का व्यापार या हड़प्पाई का जो व्यापार वाणिज्य है, यह न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य रूप से भी समन्वित था। इसमें विदेश के कई देशों के साथ, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के साथ इनका व्यापार वाणिज्य चल रहा था। यहाँ तक कि दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान तक इनका व्यापार वाणिज्य चल रहा था। तो यह जो काल है, यह मुख्यतः आपके विकसित स्वरूप को व्यक्त करता है, जब बड़े बड़े नगरों आदि का विकास हुआ, जिसे मुख्यतः हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में मानते हैं। अब हम मानते जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है, ठीक है, यह कालक्रम यद्यप जो विकसित स्वरूप का काल है, कुछ ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक के आसपास रहा होगा। जबकि कार्बन डेटिंग सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसके जो विकसित नगरीय स्वरूप का काल है, वह माना जाता है लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700-1800 ईसा पूर्व तक। अगर 1700-1800 ईसा पूर्व तक इसको देख लिया जाए, इसके विकसित स्वरूप को हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि लगभग 1700-1800, मतलब कार्बन डेटिंग के अनुसार अगर 2350 से हम 1750 ईसा पूर्व तक या BC तक इसको मान लें, तो प्राय मान्यता हड़प्पा सभ्यता का जो सामान्य समय अभी तक हम मानते थे, सामान्य समय 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है, जो मार्टिमर व्हीलर जी ने प्रस्तावित किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य भी है, कुछ इतिहासकार 3500 ईसा पूर्व से मानते हैं, कुछ 3200 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और वर्तमान राखी गढ़ की खुदाई से अभी लगभग इसके जो डेटिंग सिस्टम है वह 7 से 8000 ईसा पूर्व तक जा रही है। अगर 7-8000 ईसा पूर्व तक हम देखें तो मान सकते हैं कि प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों का क्रमिक विकास हो रहा था, और यह विकसित नगरीय संस्कृति के रूप में जब पहुँचते हैं तो नगरीय सभ्यता का जो ये अपना गुण प्रस्तुत करती है वह 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, लेकर लगभग 1500 तक बना रहता है किसी न किसी स्वरूप में। लेकिन जो इसमें चरमोत्कर्ष की अवस्था है नगरों के, वह है 2350 से लेकर लगभग 1700-1800 ईसा पूर्व तक। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा संस्कृति के नगरीय स्वरूप धीरे धीरे नष्ट होने लगे। नगरीय स्वरूप नष्ट होने का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसके नगर कई कारणों से, अनेक कारणों से इसके नगर नष्ट होने लगे। कहीं पे व्यापार वाणिज्य कमज़ोर हुआ, कहीं पे जलप्लावन हो गया, मतलब आपका एक प्रकार से जलप्लावन, वाटर लॉगिंग, एक प्रकार से फ्लड आ गया, कहीं कहीं बाढ़ आ गया, कहीं नदियों का मार्ग में परिवर्तन हो गया, कहीं भूतात्विक परिवर्तन हो गया, तो बहुत कहीं प्राकृतिक आपदाएं, अन्य कारणों से, अनेक कारणों से ये हड़प्पाई नगर धीरे धीरे नष्ट होने लगे। अगर ये हड़प्पाई नगर नष्ट हुए तो कहा जाता है लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद इनके नगर कमज़ोर होने लगे। कहा जाता है, जिसे मोहनजोदड़ो में कहा गया कि मोहनजोदड़ो के सड़क के बीचों बीच में एक
कुम्हार के आवे या ओवेंस के साक्ष्य मिलते हैं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं इस समय तक इनका जो व्यापार इनका जो मुख्यतः शासन प्रशासन था वह कमज़ोर हो चुका था। अब शासन प्रशासन उस तरह नहीं होता जैसा पहले था, तो मतलब यहाँ के पतन के तत्व हमें दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पे मेन और मैटर आता है कि मान लीजिए किन्हीं कारणवश इनका नगर धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हुआ। अब नगरी स्वरूप जब नष्ट होना शुरू हुआ लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद, तो कहा जाता है कि हड़प्पा के नगरी स्वरूप जब समाप्त हो रहा तो मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। इसके नगरी स्वरूप का नष्ट होना ही इसके पतन को इंगित करता है। तो कहा गया कि ऐसी परिवेश में भी कुछ नगर ऐसे हैं जो अपने पतनशील अवस्था के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे उनका अस्तित्व बना रहा। ऐसे स्थल कहलाते हैं उत्तर हड़प्पाई स्थल या लेटर हड़प्पन साइट्स। तो लेटर हड़प्पन साइट्स जो हैं ये ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम लेटर हड़प्पा या इसे हम कहते हैं उप सिंधु संस्कृति, इसे हम कहते हैं आपका उप सिंधु संस्कृति या इसे कहते हैं परवर्ती हड़प्पा या इसे हम कहते हैं आपका उत्तर हड़प्पा। तो उत्तर हड़प्पा का तात्पर्य मुख्यतः यह हो गया कि हड़प्पा संस्कृति लगभग जब 1700-1800 ईसा पूर्व के बाद समाप्त हो रही थी, उसके बाद भी जिन नगरों जो ऐसे नगर जो अपने पतनशील अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, ऐसे नगर कहलाते हैं उत्तर हड़प्पाई। लेकिन ये भी याद रखिएगा, उत्तर हड़प्पाई समय में ये नगर धीरे धीरे नष्ट भी हो रहे हैं, नगरीय स्वरूप कमज़ोर भी हो रहा है और साथ साथ इनमें ग्रामीण तत्व भी समाहित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उपसिंधु संस्कृति या उत्तर हड़प्पाई समय ऐसे समय को इंगित करता है जबकि हड़प्पा का नगरीय स्वरूप कमज़ोर हो रहा हो और उसमें ग्रामीण संस्कृति के तत्व भी समाहित हो रहे हों। तो ऐसी स्थल या ऐसी अवस्था जबकि एक प्रकार से पतनशील नगरीय अवस्था के साथ साथ आगामी ग्राम्य अवस्था दोनों के सम्मिलित स्वरूप समाहित हो जाए, ऐसी समय या ऐसी स्थिति को कहते हैं उत्तर हड़प्पाई स्थल या उत्तर हड़प्पाई काल। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य हमको मुख्यतः मिले हैं आपको भारतीय क्षेत्रों से, ईरानी सीमांत प्रदेशों से, बलूचिस्तानी क्षेत्रों से। जैसे आपका एक झूकर संस्कृति है, हमें उत्तर हड़प्पा के यहाँ साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी तहत हमको आपका जो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से मिलते हैं, आमरी से मिलते हैं, चन्हू से मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी तरह पंजाब बहावलपुर से मिलते हैं, हरियाणा पंजाब से मिल रहे हैं, गुजरात में आपका रंगपुर है, यहाँ से मिल रहा है। गुजरात में एक जगह है सोमनाथ, वहाँ से भी हमको इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। धौलावीरा से भी इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर हड़प्पाई स्थल के। और उत्तर प्रदेश का जो स्थल है मुख्यतः आपका आलमगीरपुर, हुलास और एक स्थल है आपका बड़गांव। ठीक है, तो ये जो स्थल हैं ये मुख्यतः स्थल क्या है? उत्तर हड़प्पाई स्थल हैं। ये स्थल उत्तर हड़प्पाई स्थल हैं। और याद रखिएगा यहीं पे उत्तर प्रदेश में ही एक और स्थल स्थित है जो मुजफ्फरपुर में है, उसका नाम है मांडी। तो मांडी उत्तर प्रदेश में है और मांडा जो है वह आपका कहाँ पड़ता है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल बनाता है। तो कुल मिला के कहा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने पतनशील अवस्था में भी, ठीक है, अपने नगरीय लक्षण के साथ चल रही थी। ऐसे ही केंद्र कहलाते हैं उत्तर हड़प्पाई स्थल, जिनके साक्ष्य बहुत सारे क्षेत्रों में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो तीनों कालों में मिलते हैं, मतलब वे प्राक हड़प्पा में भी हैं, विकसित हड़प्पा में भी हैं, उत्तर हड़प्पा। अभी हमने उत्तर हड़प्पा के आपको स्थल बताया, बहुत सारे स्थल हैं। अब जो ऐसे स्थल जो तीनों काल में मिल जाएं, ठीक है, वे स्थल कौन से हैं? जैसे मुख्यतः कौन से स्थल हैं? राखी गढ़ी, यह तीनों काल का स्थल है, याद रखिएगा। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, मांडा, सुरकोटड़ा आदि। ये स्थल जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालखंड के स्थल हैं, जो तीनों में समाहित होते हैं। प्राक हड़प्पा में भी, विकसित हड़प्पा में भी, उत्तर हड़प्पाई में, तीनों में ये स्थल समाहित होते हैं। तो कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा का जो मुख्यतः संदर्भ रहा है, जो इनका इम्पोर्टेंस रहा है और जो इनके संदर्भ में अवधारणा रही है, उन पे हम लोगों ने आज चर्चा किया।
ओके, थैंक यू।